दोस्तों नमस्कार। देश में ब्लैक मनी ना हो तो राजनीति की दुकान पर ताला लग जाए। सीधे कहें तो ब्लैक मनी है तो राजनीति चल सकती है, और राजनीति चल रही है तो मतलब ब्लैक मनी आपके पास है। क्योंकि इस देश की इकोनॉमी इस बात की इजाजत देती ही नहीं है कि जितना पैसा चुनाव के वक्त या राजनीति में लुटाया जाता है या राजनीति करते हुए कमाया जाता है, यह व्हाइट मनी हो नहीं सकती है। तो ब्लैक मनी एक पैरेलल इकोनॉमी का हिस्सा है, और इसी पर नकेल कसने का जिक्र 2014 में इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने किया था। जब सत्ता में नहीं आए थे तब कहा था जैसे ही सत्ता में आएंगे ब्लैक मनी पर नकेल कस दी जाएगी। देश ने भरोसा कर लिया और मानकर चले कि वाकई ब्लैक मनी पर अब बैन लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा, और इस देश में अब डिजिटल इकोनॉमी होगी, जिसका जिक्र बार बार देश के प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर किया। और इसीलिए 2014 की पहली कैबिनेट को याद कीजिए। कैबिनेट हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि एक एसआईटी बना रहे हैं ब्लैक मनी को लेकर। लेकिन उसके बाद से लेकर 2023 में यानी 9 बरस के दौर में जब आप खड़े हैं तो हो सकता है आपके जहन में यह सवाल लगातार रहेंगे कि अच्छा, विकीलीक्स में जिनका नाम आया था उनका क्या हुआ, पनामा पेपर्स में जिनका नाम आया था उनका क्या हुआ, जो एचएसबीसी की बैंक की लिस्ट थी उनके साथ सरकार ने क्या उन्हें जेल में डाल दिया, जो इस दौर में स्विस बैंक में जिनका पैसा जमा था सरकार ने क्या किया, और दुनिया भर के लगभग 101 देशों के भीतर जो अलग अलग तरीके से पैसा वहां पर रखा जाता है, और भारत अपने तौर पर समझौता कई देशों के साथ कर चुका है कि ऑटोमेटिक तरीके से उनके नाम सरकार तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इकोनॉमी में ब्लैक मनी का कितना योगदान है उंगलियों पर गिना जा सकता है। लेकिन जितनी बड़ी रकम बताई जाती है उतनी बड़ी रकम इस दौर में भारत के खजाने में नहीं पहुंची। यह तो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि दरअसल नोटबंदी 2000 रुपए को लेकर सरकार ने तय किया कि दरअसल ये 2000 रुपए ब्लैक मनी के ही हिस्सेदारी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो अब इसे रोका जाए। इसका जिक्र आरबीआई ने किया, इसका जिक्र नीति आयोग ने किया, इसका जिक्र फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया, इसका जिक्र तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से भी जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा, जी ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए 2000 रुपए पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और 30 सितंबर तक आप बदल सकते हैं। एक क्षण के लिए आप लौट चलिए 6.5 बरस पहले और याद कीजिए उस समय प्रधानमंत्री चूंकि खुद राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे तो खुले तौर पर कह रहे थे कि दरअसल जो ट्रांजैक्शन में तकरीबन 17 लाख करोड़ से ज्यादा है उसमें बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी का है। तो अब उस पर नकेल कसनी, और इसीलिए 1000 और 500 रुपए के नोट को लीगल टेंडर से हटा दिया गया। और 2000 रुपए के नोट का जिक्र भी कमोवेश इसी तर्ज पर ऐसे वक्त में हो रहा है जब सर्कुलेशन में जो कैश है उस समय तो 17 लाख करोड़ था, आज ये बढ़ते बढ़ते 30 लाख करोड़ पार कर गया है। तो क्या इस दौर में ब्लैक मनी बढ़ गई? इस दौर में डिजिटल इकोनॉमी पिछड़ गई? इस दौर में ब्लैक मनी एक पैरेलल इकोनॉमी के तौर पर आ गई? हो सकता है, ये हो सकता है इसलिए क्योंकि आज एसबीआई एक प्रेस रिलीज जारी करती है, और प्रेस रिलीज को चीफ जनरल मैनेजर एसबीआई के एस मुरलीधरन जारी करते हैं। उसमें ये लिखते हैं कि दरअसल अब किसी भी नोट को जो परिवर्तित करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाएगा, XYZ कोई भी हो सकता है, अगर 2000 रुपए के नोट को लेकर इस देश के किसी भी बैंक में चला जाए, वहां पर ना तो उससे पूछा जाएगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा खाता है या नहीं है, और तुम्हें कोई फॉर्म भी नहीं भरना है, सिर्फ नोट दीजिए और नोट लीजिए। यानी 500 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए जो है नोट आप ले लीजिए, और एक वक्त में लेकिन आप 20,000 रुपए यानी 2-2 हजार के 10 रुपए, 10 नोट आप चेंज कर सकते हैं। अब आप एक क्षण के लिए सोचना शुरू कीजिए, जब खुद आरबीआई जानकारी देती है इस देश के भीतर में 3,62,000 करोड़ की रकम सिर्फ 2000 नोटों में ही छुपी हुई है, और नोटों की संख्या 181 करोड़ है। अब यहां से आप एक सिलसिला शुरू कीजिए। 23 मई से यह शुरू होगा।
23 मई से लेकर 30 सितंबर तक ये चलेगा, यानी तकरीबन अगर सैटरडे, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी मान लीजिए, हर संडे को छुट्टी मान लीजिए और इस दौर की बैंक हॉलिडे भी जोड़ दीजिएगा, तो तकरीबन 102 दिन का वक्त होगा इस 2000 रुपए को बदलने के लिए। और एक क्षण के लिए आप मान लीजिए कि अगर 50% हिस्सा ब्लैक मनी में छुपा हुआ, यानी 3,62,000 करोड़ में से तकरीबन 1,80,000 करोड़ रुपए मान लीजिए ब्लैक मनी के तौर पर इस देश में है, वो पैसा किसके पास है? जब वो अपने तौर पर एक्सचेंज करा सकता है और किसी को भी भेज सकता है, तो मजदूर इस देश में दिहाड़ी पर तो मिल जाएंगे। तो दिहाड़ी पर मजदूर को रखेगा और कहेगा कि आप एक दिन में 5 बैंक जाइए, 10-10 रुपए, 10-10 नोट लीजिए, 20-20 हजार हर जगह चेंज कीजिए, यानी एक दिन में आपको 1,00,000 रुपए दूसरी करेंसी के लाकर देना है। इस देश में दिहाड़ी मजदूरों की कमी नहीं, उनको भी काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई काम नहीं किया, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बर्बाद कर दिया था नोटबंदी, पहली नोटबंदी के बाद से ही। तो इस दूसरी नोटबंदी में अगर आप यह सोच रहे हैं कि रईसों के पास पैसा है जो ब्लैक मनी के तौर पर है, तो सरकार को उनसे जब्त करना चाहिए। जब्त नहीं कर पा रहे हैं तो उस नोट को आप खत्म कर रहे हैं। नोट खत्म कर रहे हैं कि जिससे आपकी जानकारी में आए ये नोट कहां छुपा हुआ है, और अगर जहां छुपा हुआ है तो उसका नाम पता सामने आना चाहिए। लेकिन सरकार की इसमें कोई रुचि नहीं है। सरकार की रुचि है कि यह जो 3,62,000 करोड़ जो 2000 रुपए नोट जो सर्कुलेशन में है, यह कम से कम वापस लौटाएं। तो आपके जहन में होगा इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि सरकार को ही पता होगा कितने नोट वापस आ गए, पहला हिस्सा यह है। दूसरा हिस्सा, सरकार को यह पता ही नहीं होगा कि यह नोट कहां से निकल कर आए, क्योंकि 102 दिनों में अगर मान लीजिए कोई 5-5 बैंक को कवर कर रहा है, तो वह जिस लिहाज से करेगा तो 102 दिन में किसी एक व्यक्ति के जरिए 1 करोड़ रुपया करेंसी में बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति हर दिन 5 बैंकों को लगातार घेर रहा है तो, क्योंकि आइडेंटिटी तो देनी नहीं है। वो व्यक्ति आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, फिर कहीं और है, इसी तरह घूम रहा है। और इस देश में दिहाड़ी मजदूरों की बल्ले बल्ले। लेकिन ब्लैक मनी किसके पास है यह पता नहीं चला। अब यहां पर यह सवाल आएगा कि जब इतनी बड़ी तादाद में है और मान लीजिए एक झटके में वाकई इस देश में दिहाड़ियों की नौकरी लग गई, तो 3.5 लाख दिहाड़ी मजदूर 5-5 बैंकों में हर दिन 100 दिनों तक घूमेंगे, तो तकरीबन 3,50,000 करोड़ तो इस दौर में जो रकम है 2000 रुपए के नोट की, वह तो निकल जाएगी। लेकिन यह मुश्किल यही नहीं थमती है। असल सवाल यह है कि दरअसल अकाउंट में 2000 नोट कितने भी जमा कराए जा सकते हैं, लेकिन अपने अकाउंट में हमारा यहां अकाउंट है ये कोई नहीं बताएगा। तो आरबीआई के जरिए पहले, जिसको आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल ने प्रेस रिलीज जारी की थी, और उसके बाद अब एसबीआई की तरफ से जब यह कहा गया है, तो एक चीज साफ हो गई। पहला निर्णय, ब्लैक मनी की जानकारी सरकार को नहीं चाहिए। ब्लैक मनी किनके पास है इसकी जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ यह चाहिए कि वो रुपया यहां पर वापस लौट आए। यहां पर हम आपको एक दूसरा पेच बतलाते हैं। इस दौर में भारत में जो काले धन को अस्थायी तौर पर रखने के लिए 2000 रुपए को ही माना गया, लेकिन इसके पैरेलल में एक सवाल और है। दुनिया के बाजार में इस दौर में भारत की इकोनॉमी बची हुई क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? बची इसलिए है ये इकोनॉमी क्योंकि इस दौर में रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। सिर्फ तेल के जरिए, यानी तेल जो हम दुनिया के बाजार से मंगाया करते थे, वह सिर्फ रशिया से सस्ती कीमत पर मंगाने लगे, तो उससे भारत को जो लाभ हुआ है वह 35,000 करोड़ का हुआ है। शानदार चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, युद्ध हो रहा है, हमें तो लाभ हुआ, हमारी इकोनॉमी संभल रही है, और यही बात का जिक्र देश के विदेश मंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर, चाहे वो यूरोपीय यूनियन जाए, अमेरिका जाए, कहीं भी जाए, इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो 2000 के नोट का है, और भारत सरकार और रशिया के बीच जो फैसला हुआ जुलाई 2022 में कि हम रुपए में ट्रेड करेंगे, तो इस दौर में जो एससीओ की बैठक हुई, जो शंघाई सहयोग संगठन गोवा में 8 तारीख को हुआ पिछले दिनों,
उसमें वहां के विदेश मंत्री सरगाई लावरोफ जो थे, उन्होंने जानकारी दी कि दरअसल हमारे यहां रुपया बहुत भर गया है। जो रूस के जो बैंक हैं, भारतीय बैंकों में अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है और हमारे लिए यह किसी उपयोग का नहीं है। और इस दौर में क्या भारत 500-500 रुपए के नोट दे रहा था या 2-2 हजार रुपए के नोट दे रहा था? और अगर दे रहा था तो कितनी बड़ी तादाद में दिया गया? यह जानकारी तो सरकार नहीं दी पाई और सरकार ने बताया भी नहीं, आरबीआई ने भी जानकारी नहीं दी। लेकिन जो रकम निकल कर आई उसमें वहां के विदेश मंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा कि तकरीबन $40 बिलियन के बराबर रुपया जो है हमारे पास पड़ा हुआ है और हमारे किसी उपयोग का नहीं है। अब इस रकम को अगर आप रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं तो यह 3,31,622 करोड़ होगा। इतनी रकम रुपए के तौर पर रूस के भारतीय बैंकों में पड़ी हुई है, जिसका उपयोग रूस के लिए कुछ भी नहीं है। और यहां पर 2,000 रुपए के नोट जो थे वह 3,62,000 करोड़ के पूरे 2,000 की रकम पड़ी हुई है। एक क्षण के लिए आपके दिमाग में आएगा कि कहीं यह खेल नोटों के जरिए इस देश की इकोनॉमी को संभालने का तो नहीं है। यानी इस देश में अगर अलग से नोट छापते हैं तो उससे मुश्किल होगी, तो क्यों नहीं जो नोट रशिया के पास है अगर उसको आप मैनेज करना शुरू करते हैं तो आपके जहन में एक सवाल होगा, वो मैनेज भी हो गया, भारत को लाभ भी हो गया और अलग से नोट भी छाप के आपको नहीं देने पड़े। लेकिन इस दौर में नोट छपने शुरू हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि दरअसल जब सरकार ने यह तय किया है कि जो भी 20,000 रुपए लेकर आएगा उसको तुरंत बदल दिया जाए बिना नाम पहचान के, बिना किसी फॉर्म को भराए हुए। तो जो 4 जगहों पर नोट छपते हैं उसमें नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी जो पश्चिम बंगाल का है, वहां के जो इलाके हैं, जानकारी अलग अलग जगहों से यहां से जो हमारी टीम ने कलेक्ट की उसने बताया कि अब यहां पर बड़ी तादाद में नोट छापने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल तक कुछ जगहों पर 16 घंटे काम होता था, कुछ जगहों पर 18 घंटे तक काम होता था। मसलन देवास में 18 घंटे काम होता था, लेकिन अब यहां पर नोट छापना 22 घंटे कर दिया गया है। संडे की छुट्टी खत्म कर दी गई है। 11-11 घंटे की ड्यूटी शुरू कर दी गई है। पहले कुछ जगहों पर 8 और 9 घंटे की ड्यूटी थी जो बढ़ाकर 11 घंटे कर दी गई है। 2 शिफ्ट लगती है। इन तमाम जगहों पर काम बहुत तेजी से हो गया है और इसके साथ ही जो करेंसी नई छप रही है ये तमाम बैंकों में भेजा जा रहा है और जहां पर 19 शहरों में जो आरबीआई के करेंसी इशू करने की जो जगह है वहां पर भी भेजा जा रहा है और शेड्यूल बैंक्स जो हैं लगभग 3,054 हैं, यहां पर भी भेजा जा रहा है कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ 2,000 रुपए के नोट आ जाए और इस देश में कोई अफरा तफरी ना मचे। लेकिन फिर वही सवाल आप लौट आए, अच्छा तो ब्लैक मनी के बारे में सरकार चिंतित नहीं है? सरकार को नोट कहीं इस दौर में मैनेजमेंट करना है क्या? उस मैकेनिज्म के जरिए इस बात को किया गया है? हो सकता है, इससे इनकार कौन करे, क्योंकि जब करेंसी के भीतर जितने भी सर्कुलेशन में नोट 2,000 रुपए के हैं, 181 करोड़ नोटों को एक्सचेंज करना कोई आसान बात नहीं है। और इसको अगर आप 500-500 के नोट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो जाहिर है इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। इतने नोट लौटाने होंगे, इतने नोटों को फिर से छापना होगा, उस पर जो खर्चा आएगा और ये नोटों पर जो खर्चा हो चुका है, जो 181 करोड़ नोट आने वाले वक्त में नष्ट किए जाएंगे। नष्ट करने पर भी एक कीमत लगती है, छापने पर भी एक कीमत लगती है और फिर उसकी एवज में नए नोट आएंगे, उस पर भी एक कीमत लगेगी। और जो नए नोट आएंगे और जो एटीएम काम कर रहा है उसके भीतर नए एटीएम बनने शुरू होंगे, क्योंकि 2,000 के नोट के साइज का अब जो खाली हिस्सा होगा उसमें कोई दूसरा नोट भरना होगा, उस ब्लैंक तो नहीं रख पाएंगे आप। तो यह एक पूरी प्रक्रिया उस इकोनॉमी को चलाने की तो नहीं है जो इकोनॉमी डूब रही है और जिस इकोनॉमी के जरिए कोई प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। दुनिया के बाजार से हमारा हिस्सा जो है लगातार निर्यात का कम हो रहा है। हम ये सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसकी भी जानकारी सिर्फ अगर रूस के जरिए ही चीज़ों को परखें तो हमने जो रूस से सामान मंगाते थे यूक्रेन युद्ध से पहले तक, वो तकरीबन 87,000 करोड़ का था। लेकिन आज की तारीख में जो अब रूस से सामान आता है वह 4,25,305 करोड़ का है। इतना बढ़ गया। और जो निर्यात हम करते थे
यहां से जो सामान जाता था वो कम हो गया। 29,000 करोड़ का जाता था, वो घटकर 28,000 करोड़ हो गया है। तो ये है किस रूप में, किस परिस्थिति में हमें लाभ जरूर हुआ है 35,000 करोड़ का तेल बेचने को लेकर, तेल मंगाकर दुनिया के बाजार में बेचने को लेकर, लेकिन इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी, इससे आंखें थोड़ी देर के लिए और बंद कर लीजिए और अब असल खेल पर निकल कर आइए। क्योंकि जब देश के चारों जगहों पर जो बैंक नोट प्रेस है, वहां पर अगर बड़ी रफ्तार से नोट अब छपने की परिस्थिति में आ चुके हैं, तो ऐसे हमें लगता है कि दुनिया के अलग अलग बैंकों की परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो 2021 के मार्च तक अलग अलग दुनिया के बैंकों के जरिए कुछ भी जो इंडिकेशंस निकल कर आए, मसलन स्विस बैंक को लीजिएगा। स्विस बैंक में 2020 में जानकारी आई कि भारतीयों का पैसा जो लीगलाइज्ड के तौर पे बताया गया वो 20,700 करोड़ बताया गया। 2021 में बताया गया ये लगभग 30,500 करोड़ है। 2022 के मार्च में ये बढ़कर 33,000 करोड़ रुपया पार कर गया। ये पैसा बढ़ कैसे रहा है और स्विस बैंक में जा रहा है, और भारत के भीतर इसको लेकर कोई सवाल आप नहीं सुनते होंगे। उसके बाद दुनिया में अलग अलग जगहों पर जो जानकारी, जो ब्लैक मनी को लेकर नकेल कसने की पहल होती है, उसमें अल्बानिया, ब्रुनई दारुसलाम, नाइजीरिया, पेरू, टर्की, पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केलैंड आइसलैंड, ये सारी चीज़ें निकल कर आई। और उसके अलावे कुछ डेवलप स्टेट्स में भी जो वहाँ के बैंकों में भारतीयों का पैसा है, वो वेस्ट इंडीज़ हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सिंगापुर हो, हांगकांग हो, मलेशिया हो, लग्जमबर्ग हो, बहमास हो, नीदरलैंड हो, साइप्रस हो, इन तमाम जगहों पर ब्लैक मनी को लेकर जो सवाल दुनिया भर में चर्चा में निकल कर आए, उसमें भारतीयों का नंबर दुनिया की फहरिस्त में इंडिविजुअल लेवल पे 10वें नंबर पर निकल कर आया। फिर वही सवाल आकर अटक गया। हमने तो 2014 में एक एसआईटी बनाई थी इंटरनेशनली चीज़ों पर नकेल कसने के लिए, और हमने अलग अलग देशों के साथ समझौते भी किए कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन आएगी, इसकी भी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन इस दौर में हमें सुनने में नहीं आया कि किसी को सजा हो गई, जबकि यह जरूर समझ में आया कि एक एक करके भारत से पैसा लोन लेकर भागने वाले बढ़ते चले गए। पहले माल्या, उससे पहले फिर नीरव मोदी, फिर मेहुल चौकसी, ललित मोदी, जतिन मेहता, कैरी, जो आशीष जीवनपुत्रा, संजय भंडारी, तमाम नाम ऐसे बहुत सारे भरे हुए हैं जो इस दौर में आरबीआई की लिस्ट में है कि अच्छा ये लोग देश छोड़कर भाग गए, और किसी ने किसी द्वीप पे जगह ले ली, किसी ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, और इनके साथ जो भारत की रकम जुड़ी हुई है वह भी तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। फिर वही सवाल आके खड़ा हो गया। हम तो पूरी की पूरी मशक्कत जो नोटबंदी 2000 रुपए के मद्देनजर कर रहे हैं वो 3,61,000 करोड़ को लेकर है, और उसमें कितनी ब्लैक मनी है हमें पता नहीं, और हमें पता चाहिए भी नहीं। हम क्या नोटों की बाजीगरी जो कर रहे हैं इधर से उधर, तो क्या 2016 के जख्मों को कुरेद रहे हैं, या इस देश की राजनीति में नोटबंदी 2 जो है, पार्ट 2 जो है, उसके जरिए किसी नई परिस्थिति को जन्म देना चाह रहे हैं, या फिर एक मैसेज दुनिया भर के लिए है कि भारत ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए, देखिए 7 बरस भी नहीं हुए कि हमने करेंसी को बैन कर दिया क्योंकि हमें लगा ब्लैक मनी पे नकेल कसनी है, या ये इंटरनेशनली जो पैसा अलग अलग देशों के बैंकों में भारत के जो तमाम लोग, ऐसे लोगों की फहरिस्त तकरीबन 2000 से ज़्यादा है जो अलग अलग पेपर्स के जरिए भारत सरकार तक पहुंची, उसमें जिन पर कार्रवाई हुई, नोटिस हुई पार्लियामेंट में, उनको लेकर जो जवाब दिया गया वो 350 लोगों से बात आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो ये मैसेज ब्लैक मनी के मद्देनजर एक पैरेलल इकोनॉमी का है जिसकी जरूरत भारत के उस रईस तबके को पड़ती ही है जिसके नेक्सस इस देश की सत्ता के साथ है। यह सत्ता को अपनी राजनीति के लिए ब्लैक मनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 2000 रुपए का जिक्र हुआ वैसे हंगामा क्या मचा। अब तो विपक्ष के राजनीतिक दल जो पैसा समेट कर रखे थे उनको अब उनकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन जनाब आप पैसा एक्सचेंज कर सकते थे, वो पहली नोटबंदी अलग मसला था, उसमें तो आपको फॉर्म भरना पड़ता था, उसमें आपको अकाउंट नंबर भी देना पड़ता था, कहीं नहीं तो नाम और घर का एड्रेस दिखाना पड़ता था, आधार कार्ड दिखाने की जरूरत तक आ गई थी। लेकिन इस दौर में तो कुछ भी नहीं, ना आधार कार्ड दिखाना है, ना पैन दिखाना है, ना आपको अकाउंट का नंबर देना है। आप जाइए 2-2 हजार के 10 नोट लेकर और एक बैंक में एक क्षण, फिर दूसरे बैंक में चले जाओ, और इस प्रक्रिया के भीतर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो कैडरों की भरमार है, वो सारे कैडर को लगा दे, पार्टी का पैसा है ये इसको लगा दीजिए, तो फिर वही स्थिति आ गई। यानी भारत की राजनीति
इस देश के भीतर में उस पैरेलल इकोनॉमी को और उस पैरेलल इकोनॉमी के जरिए इकोनॉमी को चलाने की दिशा में क्या आगे बढ़ना चाहती है, जहां पर उसके हाथ पांव इसलिए फूले हुए हैं कि उसकी अपनी इकोनॉमी हिंदुस्तान के किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में शामिल नहीं हो पा रही है और समूचा ग्रोथ पॉलिटिकल लेवल पे चल रहा है, जहां पर राजनीति का ग्रोथ पैसे के जरिए बाखूबी हो रहा है। कर्नाटक के इलेक्शन में ही इस बात का जिक्र बार बार हुआ कि उसने 2018 के चुनाव को भी मात दे दिया, जो कि 18 का चुनाव उससे पहले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया था। इस बार उसकी भी मात दे दिया गया और अब जिस दिशा में भारत की राजनीति जा रही है उसमें तो पैसा मैटर करेगा। तो पैसे के जरिए पैसे को डेवलप करना और पैसे वालों के लिए करना, भारत की राजनीति शायद उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर ब्लैक मनी का जिक्र आप कर नहीं सकते हैं। और पैरेलल ब्लैक मनी हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ठीक समानांतर खुलकर चलेगी। इसमें जिक्र ईडी और सीबीआई का मत कीजिएगा कि इसने कहां पर कितना जब्त कर लिया। हमारी टीम ने जब अध्ययन करना शुरू किया कि ईडी जब से सक्रिय हुई है या जब से मोदी सत्ता ने उसे ताकत दी है, उसने कितना पैसा इस देश के भीतर में जब्त किया है, जो कि इस शक्ल में हो कि उसको कैश के तौर पर बताया जा सके, अनमूवेबल नहीं, यानी मकान गाड़ी नहीं, कैश के तौर पर कितना हो। तो वह भी जानकारी मिली कि दरअसल वह कैश भी 50,000 करोड़ भी छूने की स्थिति में नहीं है। इतनी सक्रियता के बावजूद भी उसके भी नीचे जा रहा है। 40,000 करोड़ भी छूने की स्थिति में नहीं है, 30,000 करोड़ भी छूने की स्थिति में नहीं है। तो यह मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ निकल कर आ रहा है कि सरकार शायद इस देश के भीतर में ब्लैक मनी को उस इकोनॉमी का भी हिस्सा बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है, जहां पर उसकी रुचि ब्लैक मनी रखने वालों से नहीं है, बल्कि ट्रांजैक्शन जो पेपर करेंसी होती है उसकी तादाद बैंकों में कैसे बढ़े रहे और इकोनॉमी उसी लिहाज से चलनी शुरू हो जाए। क्या यह दृष्टि है? तो क्या यह एक पूरे फेक इकोनॉमी की दिशा में देश बढ़ चुका है? यह इसलिए सवाल है क्योंकि भारत के भीतर में जो कॉरपोरेट है उनका नेटवर्थ जब आप देखेंगे बढ़ता हुआ, तो आप एक सवाल जरूर करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट ये बनाते हैं जिस प्रोडक्ट के जरिए भारत के भीतर उनका नेटवर्थ बढ़ जाता है, लेकिन भारत का ना तो एक्सपोर्ट बढ़ता है ना हिंदुस्तान के लोगों को कोई राहत उससे मिलती है। तो कोई प्रोडक्ट नहीं है लेकिन नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो इस दौर में कहीं कोई ब्लैक मनी नहीं है लेकिन इकोनॉमी बढ़ रही है, और कहीं ब्लैक मनी जिनके पास जमा है उसकी जानकारी नहीं है लेकिन पेपर करेंसी बैंक में आ रही है, क्योंकि कानूनी तौर पर यह ऐलान किया गया है। आप 13-23 तारीख से शुरू हो जाइए, अगले 100 दिनों तक एक्सचेंज कराते रहिए। हम आपका नाम नहीं पूछेंगे और आपसे कोई पहचान नहीं लेंगे, सिर्फ नोट लाइए, उसकी एवज में 500 रुपए के नोट ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।